दलितों की हिस्सेदारी बजट में क्या हो, इस मामले पर दिन भर का आज कॉन्फ्रेंस है यहाँ पर। और हमारे साथ इस प्रोग्राम में अभी 3 मेहमान हैं। उधर से परिचय करा देता हूँ। अशोक दास दलित दस्तक के संपादक हैं, जर्नलिस्ट हैं। बगल में बैठे हैं श्री श्याम रजक जी, बिहार में बड़े नेता हैं, कई बार मंत्री रह चुके हैं और जाने माने नाम हैं। और साथ में इधर अशोक भारती जी हैं। तो भारती साहब के बारे में आप सब जानते हैं, बड़े एक्टिविस्ट हैं, दलित एक्टिविस्ट हैं और लगातार इस तरह के मुद्दों को उठाते रहते हैं। तो आज शुरू करते हैं सबसे पहले भारती जी से सवाल। नैकडोर की मीटिंग है, ये नैकडोर के द्वारा आयोजित है। नैकडोर के बारे में थोड़ा सा बताइए और सम्मेलन का क्या पर्पस है ये बताइए दोस्तों को। देखिए, नैकडोर, जिसको पूरा नाम है नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ दलित एंड आदिवासी ऑर्गेनाइजेशंस जी, ये सन 2001 में दिल्ली में 180 दलित संगठनों के राष्ट्रीय सम्मेलन में इसका निर्माण हुआ। और इसका उद्देश्य ये था कि जो काम राजनीतिक पार्टियां नहीं कर पा रही हैं दलित, आदिवासी और पिछड़े समाज के लिए, उसके लिए एक राष्ट्रीय मंच के तौर पर एक वैकल्पिक जो नीति डिस्कोर्स में, जो पॉलिसी डिस्कोर्स में इंटरवीन कर सके, सिविल सोसाइटी में इंटरवीन कर सके, सरकार के साथ नेगोशिएट कर सके, सरकार की पॉलिसी का पोस्टमार्टम कर सके, इन तमाम बातों के लिए दिसंबर 2001 में नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ दलित एंड आदिवासी ऑर्गेनाइजेशंस की स्थापना की गई थी। तब से सरकार के बहुत सारे कार्यक्रमों में हम लोगों ने इंटरवीन किया है सफलतापूर्वक। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जब भी दलित समाज पर संकट आया है तो नैकडोर ने मैदान में उतरकर उस संकट से सरकार से लोहा लिया है। आज की जो ये मीटिंग है, एक नेशनल मीटिंग है, इसका एजेंडा क्या है? आज की जो मीटिंग है वो इस बात पे है, आप सब लोगों को पता होगा कि 10 अक्टूबर से देश में सरकारी कार्यालयों में केंद्रीय सरकार के बजट के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है जी। लेकिन ज़्यादातर हमारे समाज के लोगों को बजट के बारे में तब पता लगता है जब पार्लियामेंट में बजट पेश हो चुका होता है। तो नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ दलित एंड आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन पिछले 20 साल से लगातार बजट के बाद बजट की समीक्षा करता रहा है। बजट में दलितों की क्या हिस्सेदारी है, आदिवासियों की क्या हिस्सेदारी है, पिछड़े वर्ग को क्या मिला है, इन तमाम चीज़ों पर नैकडोर की तरफ से बजट विश्लेषण हम करते रहे हैं, छापते रहे हैं। हमारे कार्यक्रमों में गवर्नमेंट के लोग, गैर सरकारी लोग और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग पार्टिसिपेट करते रहे हैं। लेकिन इस बार हमने सोचा, क्योंकि जब हम प्रोग्राम करते थे तब तक बजट आ चुका होता था, इस बार हमने ये तय किया कि हम बजट के आने का इंतजार नहीं करेंगे। बजट से हमें क्या चाहिए, इस मुद्दे पर हम समाज की राय को इकट्ठा करेंगे और सरकार की टेबल पर रखेंगे कि हमें आपका बजट नहीं, हमें हमारी ये डिमांड है, हमारी ये ज़रूरतें हैं, इन ज़रूरतों के हिसाब से सरकार को बजट में प्रावधान करने चाहिए। इस बात के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। शुक्रिया। श्याम जी, आप तो एक पॉलिटिकल पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं, सीनियर लीडर हैं और लंबे समय से राजनीति में हैं, जहाँ तक मुझे याद है 4 दशक हो गए होंगे। ये पूरा जो आज ये चर्चा हो रही है, देश के कोने कोने से लोग आए हैं। एज ए पॉलिटिकल लीडर आप कैसे देख रहे हैं और क्या एजेंडा सेटिंग करेंगे? देखिए, देश की आज़ादी के बाद 75 साल हो गए जी। सभी पार्टी लोगों ने शासन करने का काम किया है जी केंद्र में, चाहे वो वामपंथ हो, दक्षिण पंथ हो, समाज, आपकी भी पार्टी लोगों ने, हम अपने को भी इंक्लूड कर रहे हैं जी। हम लोग सारी पार्टियों ने, लेकिन दलितों की स्थिति जो पहले थी उससे और गिरावट ही आई है, उत्थान नहीं हुआ। आज भी देश में जो आंकड़े हैं, हमारा कहना है कि आंकड़े गलत भी हो सकते हैं और ज़्यादा होंगे, लेकिन आंकड़े हैं कि 25 करोड़ से ज़्यादा लोग आज भी इस देश में दलित हैं। दलितों की स्थिति के बारे में भी जो आर्थिक रिपोर्ट आते हैं भारत सरकार की ही, हम लोग तो साक्षात देखते हैं, रिपोर्ट में भी आता है कि दलितों के शिक्षा के क्षेत्र में नहीं बढ़े। इसका साफ नमूना है कि केंद्रीय जो सेक्टर में जो नियुक्ति होती है, जो आज है, चाहे सेक्रेटरी के स्तर पर हो, ज्वाइंट सेक्रेटरी के स्तर पर हो, चाहे वो और स्तर पर हो, जो अफसर स्तर पर, तो हमारा दलित का संख्या अगर 7 से 8 से 14 तक होता है हर एक अंक, और अपर कास्ट का जो समान वर्ग के लोग हैं उनका 64 से 73 तक, और कहीं कहीं तो 90-91% उनकी भागीदारी होती है। तो क्या कारण है कि सरकार कहती है कि हम इसके पहले पूर्व बजट में 1 लाख
47,000 करोड़ रुपया हमने शेड्यूल कास्ट को दिया, 1,29,000 करोड़ रुपया शेड्यूल ट्राइब को दिया। उसके बावजूद भी आप क्यों नहीं इनको लोगों को लाभ हुआ? लाभ ही नहीं हुआ। आप खुद भी देखते होंगे और आप लोगों ने कई बार रिपोर्टिंग किया है, देश के विभिन्न इलाकों में, मैं सिर्फ बिहार की बात नहीं कर रहा हूँ, देश के विभिन्न इलाकों में, उसमें बिहार में इंक्लूड है जी, जो सरकारी विद्यालय हैं वहाँ स्थिति ये है कि न वहाँ शिक्षक है, न इंफ्रास्ट्रक्चर है, न वहाँ कोई माहौल है जी, जबकि प्राइवेट स्कूल में सारे माहौल हैं। तो जो बड़े बेटे हैं, जो बड़े लोगों के पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, वो 20-20 लाख रुपया महीना दे करके और सिंधिया जैसे स्कूल और बड़े स्कूलों में जा करके दाखिला करते हैं। हमारे दलितों के पास तो पैसे नहीं हैं और सरकार कहते है कि इसको हम समान करेंगे। तो स्थिति ये हो रही है कि शिक्षा के क्षेत्र में पैसा जो आता है वो पैसे का बंदरबाट भी होता है और जितना उपयुक्त पैसा आना चाहिए वो भी नहीं आता है। तो हमने आज राय दिया और लोगों ने भी राय दिया है कि शिक्षा के क्षेत्र में हमारा बजट बढ़ना चाहिए। सिर्फ बजट की राशि नहीं बढ़ना चाहिए, बल्कि उसका कार्यान्वयन कैसे हो और वो कार्यान्वयन का फलीभूत क्या हो, इसका भी समीक्षा होना चाहिए, उस पर भी चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। क्योंकि राजीव गांधी जो देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने भी कहा था यहाँ से 1 रुपया जाता है और गांव में 16 पैसे 15-16 पैसे पहुँच जाते हैं। तो वो 86 पैसे या 85 पैसे कहाँ बंदरबाट हो रहा है, आज तो और ज़्यादा हो रहा है। तो इन सब चीज़ों में, उसी तरह स्वास्थ्य के क्षेत्र में आज सबसे ज़्यादा कुपोषित बच्चे दलितों के हैं, उस कुपोषण के शिकार हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप कहते हैं कि हम बहुत पैसा दे रहे हैं, लेकिन पैसे का क्या हो रहा है? पैसे नहीं जा रहे हैं। पैसा सिर्फ प्रचार के लिए तो आप बता दे रहे हैं, लेकिन उसका कार्यान्वयन नहीं हो रहा है। जिला से लेकर के राज्य से लेकर जिला तक और प्रखंड से लेकर के पंचायत और टोले तक नहीं पहुंच पाता। उसी तरह आज भी 56% जो हमारे दलित हैं उससे भूमिहीन है, उनके पास आवास की व्यवस्था दूर रहा, उनके पास ज़मीन भी नहीं है। वो गांव के दक्षिण तरफ संपन्न लोगों के सहारे जीते हैं और उनके से प्रताड़ित होते हैं, उत्पीड़न होता है, बलात्कार होता है, सारी चीज़ होती है। तो उनके लिए आप कहते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना, पैसा कहाँ जा रहा है? पैसा दे करके आप पैसा भी नहीं दे रहे हैं। 500 लोगों को दिया और यहाँ लाखों लोग जो आवासहीन हैं उनके लिए प्रचार आप सिर्फ कर रहे हैं। आज कुपोषण है, आप कह रहे हैं कि 5 करोड़ अनाज दे रहे हैं और 350 रुपये का बैग बांट रहे हैं जिसमें आपका फोटो है। फोटो से कोई घिरना और उस पर बात नहीं है, लेकिन 5 किलो अनाज 56 रुपये का और आप दे रहे 350 रुपये के बैग में, ये दोनों चीज़ कैसे चल? अमीरी महसूस कीजिए, मतलब ये है। अमीरी महसूस करने से नहीं होगा। उनके बच्चे जब रात में घर में जाते हैं वो किस तरह से गुजारा करता है, जो नौजवान हमारे हैं किस प्रताड़ना के शिकार। इससे एक सवाल मैं जोड़ूंगा। अशोक आज सवाल पूछेंगे कि बोलेंगे? हाँ, पहले मैं बोल दूंगा। हाँ, तो बताइए जो प्रोग्राम आप देख रहे हैं। हाँ, देखिए, बजट की बात हो रही है तो बजट बड़ा गूढ़ विषय है। देश की 90% जो आबादी है बजट के बारे में जानती नहीं है, ना उसको बजट से मतलब रहता है कि बजट कब आया, क्या हुआ, क्या नहीं। बजट की जब बात होती है तो बहुत बड़े आंकड़ों का जिक्र होता है कि इस मद में इतने करोड़ रुपए पास हुए, लेकिन मैं बजट को बिल्कुल सिंप्लीफाई करके अपने गांव में लेके जाऊंगा। मेरे गांव में जो भगेसर हैं उनको मैं पिछले 40 साल से देख रहा हूँ, उनकी स्थिति वैसी ही है। इस बीच में इंदिरा आवास के चलते उनका एक मकान बन गया है। भगेसर मजदूरी करते थे, ईंट भट्टे पे ईंट निकालते थे, उनके बच्चे भी वही कर रहे हैं। तो जो बजट है, बजट क्या होता है? मान लीजिए घर का बजट जब तैयार होता है तो हम मेंशन करते हैं ना भाई कि राशन के लिए हम इतना पैसा देंगे, बच्चों की पढ़ाई के लिए इतना पैसा देंगे, घर बनवाएंगे, शादी करेंगे, नए कपड़े खरीदेंगे। बजट यही तो होता है। राइट। आप उसको देश के परिप्रेक्ष्य में ना देखिए, घर के परिप्रेक्ष्य में देखिए, समझना आसान होगा पाठ को। तो जब बजट इतना बनता है तो मेरा सवाल यह है कि भगेसर और उन जैसे दसियों परिवार हैं मेरे टोले में, जहाँ से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ, बिहार के एक छोटे से गांव से, अफर गांव से, वहाँ उनकी ज़िंदगी में 50 साल 40 साल से वही देख रहा हूँ। मतलब जितना मेरा होश है, जब से मैंने समझना शुरू किया 30 साल तो हो गए। वहाँ बजट क्यों नहीं पहुँचता है? उनका जीवन क्यों नहीं बदलता है? एग्जैक्टली। भगेसर भी ईंट पाथते थे, उनका बेटा भी ईंट क्यों पाथता है? उनके नाम पर सरकार कर्जा ले चुकी होगी। किसुन का बेटा भी किसुन भी कुएं से पानी पीते थे, किसुन का बेटा भी कुएं से ही पानी क्यों पीता है? ठीक है,
आप उस दौर में देखेंगे तो हमारे जो पिताजी लोग थे वो लोग भी सरकारी स्कूल में पढ़े हैं। उस वक्त में लोग पढ़ जाया करते थे। आज स्कूल्स इतने हैं, बच्चे पढ़ क्यों नहीं पा रहे हैं? लिटरेसी रेट लगातार घट रहा है। पहले लोग 10वीं पास करके नौकरी ले लेते थे, इतने कैपेबल होते थे, 10वीं पास करके 12वीं पास करके भी उनके पास साधन होते थे। आज आप गांव में जाके देख लीजिए, आप भी किसी गांव से ताल्लुक़ रखते होंगे, सबका कहीं ना कहीं ताल्लुक़ होगा जहाँ से ज़मीन जुड़ी हुई है, जड़ जुड़ी हुई है। वहाँ तो मैं देखता हूँ शिक्षा एकदम चौपट है, बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं। तो ये हो क्यों रहा है? सरकार की जिम्मेदारी सिर्फ ये नहीं है कि दलितों के लिए इतने करोड़ रुपए कर दिए हैं, इस मद में इतने कर। भाई जो एक गार्जियन है, जो घर का गार्जियन, जैसे होता है कि बच्चा नहीं पढ़ा या फिर बच्चा बेकार हो गया तो आरोप किस पे लगेगा? माँ बाप पे लगेगा ना। तो अगर परिवार, मोहल्ले, बस्तियाँ और शहर के लोग बेकार रहते हैं, बेरोजगार रहते हैं, गरीब रहते हैं, तो इसकी जिम्मेदारी किस पे है? निश्चित तौर पे सरकार की है। तो उसको उस तरीके से देखना होगा कि आखिर कहाँ खामी है कि उन लोगों की ज़िंदगी आज भी बदल नहीं पा रही। जी चलिए अशोक, सवाल पूछेंगे, लेकिन उससे पहले मेरे हाथ में 2 दस्तावेज हैं। एक ये रविवार है, मैगजीन है, और इसका हेडलाइंस देखिए। मेरे दोस्त सिद्धार्थ रामू ने लेख लिखा था कि 2,80,000 करोड़ रुपए कहाँ गए दलितों के। और ये डाटा ये जो है 2016 तक का है, उसके बाद 6 साल और बढ़ चुका है। हालांकि नरेंद्र मोदी सरकार ने 25% बढ़ाया था पहले टेन्योर में, लेकिन सबसे खराब रिपोर्ट है, बढ़ा दिया लेकिन खर्चा नहीं किया। इस पर चर्चा करूंगा। दूसरा, मेरे हाथ में भोपाल घोषणा पत्र है, ये बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज है। मैं इस कार्यक्रम में 2002 में मैं भोपाल में था, शायद अशोक जी आप भी गए थे इसमें? मैं बन बुलाया गया था। अच्छा इसमें भी चर्चा करेंगे, लेकिन बड़े परेशान हो गए थे। हाँ, कोई ना, कोई बात नहीं है, ये सब चलता रहता है। श्याम जी, एक छोटा सवाल पूछूंगा। आप अपने अभी बिहार में आप सरकार में हैं और केंद्र सरकार तो है ही नरेंद्र मोदी साहब की। इस बजट में अपने सरकार से और केंद्र की सरकार से क्या अपेक्षा रखते हैं? मैं तो अपेक्षा करता हूँ कि जो स्थितियाँ गिरती जा रही है उसके लिए विशेष सहायता दिया जाए और विशेष सहायता का सही रूप से कार्यान्वयन हो और उसका आउटपुट क्या हुआ उसकी भी समीक्षा उनको 3-3 महीने पर करना चाहिए। और इसके लिए ये भी हो कि जो बजट का पैसा आपने घोषणा कर दिया, लेकिन पहुंचता कब है और उसका खर्च कब होता है, इसका भी देखना चाहिए। हमने को तो मंत्री भी रहे हैं, देखिए केंद्र से पैसा गया, वो जाता है अक्टूबर-नवंबर में और दिसंबर जनवरी तक उसको फिर रिपोर्ट कर देना है, तो पैसा वापस भी हो जाता है। तो राज्य सरकार की भी गलती होती है, केंद्र सरकार की भी गलती होती है। और फिर इसमें जो बड़े लोग हैं, जिन लोगों को लाभ होना चाहिए, ब्यूरोक्रेट हों या जो पूंजीपति लोग हों, और चाहे राजनेता में जो स्थानीय या बड़े स्तर पर जो लोग होते हैं, इन सब की मिली भगत से ये होता है। तो मेरा साफ कहना है कि जागरूक करना जनता को, और जनता के जागरूक से ज़्यादा राज्य सरकार, और जो आपने बड़ी बात कह रही है त्रिस्तरीय हमारी पंचायत समिति हो गई है। आप वो सिर्फ एक दिखावटी, बहुत अच्छा लगता है दिखने में, लेकिन सच्चाई अर्थ में वो मुखिया या पंचायत समिति के लोगों को अधिकार का कितना उपयोग कर पा रहे हैं। आज भी वो ब्यूरोक्रेट ही उसका उपयोग कर रहा है, तो उसका सही रूप से कार्यान्वयन और पैसे का सही सदुपयोग मिले। लेकिन ये तब होगा जब नीति बने और नीति के साथ नियत भी होना साफ हो। नियत नहीं होगा तो नीति सिर्फ बनाने से नहीं होगा। मैं इसमें कुछ जोड़ता हूँ, फिर मैं सवाल पूछूंगा अशोक भारती सर से। जब आप विकास का स्तर देखेंगे अशोक सर, तो कितने लोग नियुक्त हैं विकास करने के लिए? प्रधानमंत्री है, मंत्री हैं, स्टेट में मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री के बाद मंत्री है, डीएम है, जिले के भीतर उसके भीतर एसडीओ है, एसडीएम है, मुखिया है। मतलब आप ऐसे करिएगा तो पता चला कि एक आदमी के ऊपर 1000 लोगों के विकास की जिम्मेदारी है। डाटा निकाला जाएगा तो इतने सारे लोग विकास करने के लिए हैं, और जिनका विकास होना है उनका हो नहीं रहा है, और जितने लोग विकास करने में लगे हुए हैं सिर्फ उन्हीं का विकास हो रहा है। तो ये एक महत्वपूर्ण सवाल है, सोचना होगा। तो मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि एक तमाम मंत्रालयों में, जहाँ तक मेरी जानकारी है, जब नरेंद्र यादव प्लानिंग कमीशन में थे तो मैंने उनका इंटरव्यू किया था, तब मुझे भी समझ में आता है कि तमाम मंत्रालयों में जो भी बजट उनको मिलता है उसमें से जो SC/ST का परसेंटेज होता है, जो इनका स्पेशल कंपोनेंट प्लान, वो खर्च करना होता है। आप लोग लगातार देख रहे हैं वो कितना हो पाता है और नहीं हो पाता है, तो उसके लिए हमारे पास क्या प्लानिंग है? देखिए, आपके सवाल के 2 हिस्से हैं। एक तो ये कि कितना बजट होता है, और दूसरा वो नहीं हो पाता तो क्या। ठीक है,
हमको ये समझना है कि, और चूँकि नरेंद्र यादव, डॉक्टर नरेंद्र यादव मित्र भी थे, प्लानिंग कमीशन मेंबर भी थे, और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि शेड्यूल कास्ट कंपोनेंट प्लान है, शेड्यूल ट्राइब कंपोनेंट जो ट्राइबल सब प्लान है, इसको लेकर भारत सरकार के पास अपना कोई खाका नहीं था। तो जब हम भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह से मिले तो हमने उनको कहा, हम हर साल प्रधानमंत्री से मिलते थे, एक रैली करते थे, मिलते थे, तो हमने उनको कहा कि आप शेड्यूल कास्ट कंपोनेंट प्लान और ट्राइबल सब प्लान का ये जो मामला है इसको आप ठीक क्यों नहीं करते? हमने कहा चलिए और किसी को मत छोड़िए, नरेंद्र यादव तो आपके साथ काम करते थे, आप उन्हीं को वो मेंबर है, मैं प्लानिंग कमीशन में एक कमेटी बना दीजिए। तो नरेंद्र यादव के नेतृत्व में कमेटी बनाई गई। उस कमेटी के जो रिकमेंडेशन हैं, कुछ रिकमेंडेशन अच्छी हैं और कुछ उसकी रिकमेंडेशन दलितों के, आदिवासियों के विकास के लिए बहुत खतरनाक है। जो नरेंद्र यादव के नेतृत्व, जो नरेंद्र यादव के नहीं, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे मंत्रालयों को इस जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया है कि वो पैसा ना भी खर्चे तो चलेगा। इस हिसाब से वो खतरनाक है। लेकिन उसने उन्होंने क्या किया कि बहुत सारे मंत्रालय ऐसे जिसमें उन्होंने कहा कि यहाँ आपको अनुसूचित जाति जनजाति की आबादी से ज़्यादा भी की आबादी के परसेंटेज से ज़्यादा आप पैसा खर्च कर सकते हैं। सोशल वेलफेयर है, ट्राइबल वेलफेयर है, ठीक है, वीमेन एंड चाइल्ड है, इसमें उन्होंने बहुत सारे कंपोनेंट उन्होंने बताए। तो ये एक गाइडलाइन सरकार की है और मुझे लगता है कि भारत सरकार की अब ये तय नीति है कि अनुसूचित जातियों के मामले में, अनुसूचित जनजातियों के मामले में बजट का एलोकेशन उनकी आबादी के अनुपात में ले जाना सरकार मानते कि उसकी जिम्मेदारी है। मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि हम बहुत सारी आलोचनाएं करते हैं और मैं एक बात आपको ज़रूर बताना चाहता हूँ कि पिछले कुछ समय से हमारे देश में बजट का साइज़ लगातार बढ़ रहा है। रजक साहब, पिछले साल करीब मेरे ख्याल में 39 लाख करोड़ के आसपास का बजट था और उसमें शेड्यूल कास्ट के अभी तक का रिकॉर्ड है, शेड्यूल कास्ट के और शेड्यूल ट्राइब के जो एलोकेशन हो हाईएस्ट था, परसेंटेज वाइज भी हाईएस्ट था वो, लेकिन अभी तक होता रहा परसेंटेज। तो मुझे लगता है कि पैसा एलोकेट हो रहा है। सवाल ये है कि पैसे का फ़ायदा हम तक नहीं पहुंच रहा और पैसा हम तक क्यों नहीं पहुंच रहा, उसके पीछे एक कारण है। वो कारण मैं आपके सामने, रतन जी आपके सामने भी और श्यामराज जी और सबके सामने बताना चाहता हूँ कि हमको ये समझना है कि भारत सरकार के पास अनुसूचित जाति या जनजाति का बजट खर्च हो रहा है, उसके लिए कोई मैकेनिज्म नहीं है, जानने के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं है। बजट की लाइन है, उसका एक बजट कोड भी है, लेकिन दलितों की क्या आवश्यकता है, आदिवासियों की क्या आवश्यकता है, किस पे पैसा खर्च करना चाहिए, किस पे नहीं खर्च करना चाहिए, उसके लिए कोई मैकेनिज्म उनके पास नहीं है। नैकडोर ने बार बार सरकार को ये कहा है कि आप 1,40,000 1,50,000 करोड़ रुपए अनुसूचित जाति जनजाति पर खर्च कर रहे हैं, क्या आप 2 या 5 करोड़ खर्च करके हर विभाग में कोई ऐसी मैकेनिज्म नहीं बना सकते कि जो दलितों की आवश्यकता के अनुसार से नीतियां बनाएं, आदिवासियों की नीति के हिसाब से खर्च करे? सरकार ये कर नहीं रही। मुझे लगता है, हमारा मानना ये है कि सरकार को हर विभाग में, हर मिनिस्ट्री में शेड्यूल, अब तो वो कहते हैं शेड्यूल कास्ट डेवलपमेंट प्लान कहते हैं, कंपोनेंट प्लान नहीं कहते हैं, तो शेड्यूल कास्ट डेवलपमेंट प्लान और शेड्यूल ट्राइब डेवलपमेंट प्लान के लिए उनको कमिटेड, मतलब जो कहते हैं जो प्रतिबद्ध मशीनरी का निर्माण करना चाहिए और मुझे लगता है कि वो पहला कदम है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो पैसा एलोकेट हो, मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि जैसे सिविल एविएशन है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है, वो शेड्यूल कास्ट के लिए पैसा एलोकेट नहीं करती। वो मानती है अरे सिविल एविएशन में हवाई जहाज कैसे खर्च करेंगे? तो हमने उनको कहा, मैंने कहा सिविल एविएशन का इतना बड़ा विस्तार हो रहा है, ठीक है हम हवाई जहाज नहीं खरीद सकते, लेकिन हवाई जहाज चलाने वालों में जो एयर होस्टेस हैं उनमें तो हम हिस्सेदार हो सकते हैं। तो क्या सिविल एविएशन मिनिस्ट्री दलितों के बीच में से पायलट तैयार करने, एयर होस्टेस तैयार करने के लिए कोई योजना नहीं बना सकता, उस पर पैसा एलोकेट नहीं कर सकता? तो मैं यही कह रहा हूँ कि अगर सरकार के पास आइडियाज़ नहीं है कि शेड्यूल कास्ट के लिए पैसा कहाँ खर्च किया जाए, शेड्यूल ट्राइब के लिए पैसा कहाँ, हमें बताइए, हम आपको आइडियाज़ भी देंगे, हम आपको योजनाएं भी बना देंगे और हम आपको तरीका भी बता देंगे कैसे उसको 100% फ़ायदे के साथ लागू करें। एक बात मैं ख़त्म करूँगा, हमको बहुत सारी बातें हमने की, लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ, दलित और आदिवासियों के नज़रिए से अगर आप देखेंगे, सरकार ने किसी भी पंचवर्षीय योजना में 2% से ज़्यादा शेड्यूल कास्ट के डेवलपमेंट के लिए पैसा इन्वेस्ट नहीं किया, लेकिन इस 2% से कम पैसे में
दलितों ने इस देश में सामाजिक बदलाव और आर्थिक क्रांति लाई। हजारों हजार इंटेलेक्चुअल पैदा किए, हजारों हजार डॉक्टर पैदा किए, हजारों हजार इंजीनियर पैदा किए जो आज देश के अंदर योगदान कर रहे हैं। हम मतलब कि एक मुट्ठी भर पैसे में हम आसमान भर का विकास कर रहे हैं। अगर हमको आप दोनों हाथों से पैसा देंगे हम इस पूरे देश का विकास कर सकते हैं, हम इसकी गारंटी देते हैं। जी जी देखिए, जैसा शेड्यूल कास्ट डेवलपमेंट जो फंड है, पैसे तो हर विभाग को जाते हैं, लेकिन उस विभाग में दलितों के नाम पर, अब जैसे सड़क का है तो वो है कि सड़क से लाभ दलित को हो, वो अलग है, और लोग के लिए अलग सड़क के लिए पैसे आते हैं। लेकिन विभाग क्या करती है, सरकार क्या करती है कि उस पैसे को डाइवर्ट करके दूसरे सड़क में बड़े बड़े हाईवे बना देती है, बड़े बड़े पुल, और कहता है कि शेड्यूल कास्ट को भी तो स्पीड पर चलना है। इसी तरह से आपको स्कूल का है तो स्कूल में जो शेड्यूल कास्ट के बच्चे हैं उनको कैसे डेवलपमेंट हो, इसके लिए पैसे नहीं जाते हैं, लेकिन बड़े लोग को कैसे जाए उसके लिए तो पैसे का कैसे उसको बदलाव कर देते हैं और दिखला देते हैं कि शेड्यूल कास्ट का। मैंने इस सवाल पर बिहार में भी कई बार विधानसभा में भी इस सवाल को उठाने का काम किया, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जो इसकी कमेटी है उसमें भी मैंने कई बार सवाल उठाने का, लेकिन कोई उसका बहुत लाभ नहीं हो पाया। सिर्फ आंकड़े आ जाते हैं कि हमने यहाँ खर्च कर दिया। तो ये इस पर चेकना चाहिए कि सिर्फ शुल्क, अगर कोई गड़बड़ करता है तो उस पदाधिकारी पर या जो भी उसके संबंधित लोग हैं उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो, इसकी भी कानूनन उसमें जोड़ना चाहिए। तभी आप कहते हैं कि शेड्यूल कास्ट डेवलपमेंट फंड हम दे रहे हैं और उसका लाभ होगा। जी सर, हमने भी देखा है कि देश में तमाम ऐसी सड़कें हैं जहाँ से दलितों की दहलीज शुरू होती है, वहाँ जाकर रुक जाती है ना। तो सड़क के लिए अलग से विकास होगा, ये तो अलग बात है। रतन लाल जी, जिस तरीके से शुभ भारती सर बता रहे हैं, ये तो कुछ ऐसा ही मामला हुआ ना कि एक थाली है, उसमें 56 भोग परोस दिया गया, लेकिन खाने नहीं दिया जा रहा है। आप दूर से देख लीजिए और उसको वो सामने वाला आदमी कह रहा है कि हमने तो देखो पूरी थाली में 56 भोग सजा दिए और आप तक पहुँच नहीं पा रहा है। तो ये जो बीच का जो ये क्यों नहीं हो पा रहा है, इसका क्या ऐसा सॉल्यूशन है? पॉलिटिकल सॉल्यूशन है, सोशल सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन क्या है? देखिए, 1947 से लगातार कई सरकारें रही और कमोबेश कई प्लान्स आते रहे हैं, कुछ एग्जीक्यूट हुए, कुछ नहीं हुए। इंदिरा गांधी के ज़माने में इमरजेंसी जब लगी थी तो आप तो याद होगा आपको, उसी समय ये सब प्लान बना था SC/ST को लेकर, और IITs में तमाम जगह एंट्री शुरू हुई थी दलितों की। मुझे लगता है कि हमने अपनी पूरी ऊर्जा हुक्मरान बनने में और बाबू बनने में लगा दी है। ये सरकारें आपको ऐसे नहीं देंगी, सरकार से लड़ना पड़ता है ना, झगड़ा करना होता है, भारत बंद करना होगा, संसद घेरना होगा, विधानसभा घेरना होगा, तब जाके सरकारें देंगी। आज दलित इस देश में लावारिस है, उसका वोट कोई मांगने वाला नहीं है। पहले हम लोग याद है बचपन में सब पार्टी के एजेंडा में घोषणा पत्र में होता था, भाई दलित के यहाँ जाना है, हाथ जोड़ के, श्याम जी बैठे हुए साथ में, कि हाथ जोड़ के दलित के घर घर झुकी झुकी घूमता था, सब वोट मांगता था। आज वोट मांगने जाता है कि कोई दलित का वोट मांगने वाला, क्लेम करने वाला नहीं। बजट तो छोड़ दीजिए। तो हमने क्या कि बाबा साहब ने कहा था हुक्मरान बनना है, बाबा साहब ने, कांशीराम जी ने कहा था हुक्मरान बनना है, तो इस समाज हुक्मरान बनने के चक्कर में अपना दोनों पांव काट लिया है। और इसलिए मैं जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूँ। मैं उन लोगों के बिहार पे नहीं कर रहा हूँ कि जो सबसे न्यूनतम इसमें है। मैं हिंदू कॉलेज में पढ़ाता हूँ, जितने मिडिल क्लास लोग, बड़े लोग दलित समाज के आते हैं, वो सब जो है आके मुझे कहते हैं, चाहे मंत्री हो, MLA हो, MP हो, सेक्रेटरी हो, कुछ हो, कि हमारे बेटा को IAS बनना है। बहुत ही जिम्मेदारी से, थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट करते हुए कह सकता हूँ मैं कि हमारे पास 10 इकोनॉमिस्ट नहीं है देश में। नहीं, सही बात बिल्कुल हैं, अंग्रेजी एडिटोरियल लिखने वाले लोग नहीं हैं, क्योंकि हमने सबसे ब्राइट स्टूडेंट को जो है वो बाबू बना दिया। एब्सोल्युटली। कल जब 60 साल में रिटायर होगा तब आएगा हीरो बनने। सबसे ब्राइट सब जो है बना दिया, उसमें कोई सवाल करने वाले लोग नहीं है। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन आ रहा हूँ ना, पॉइंट पे आने दीजिए। और बाकी जो है रिटायरमेंट के बाद नेता टिकट के लिए पहुँच जाते हैं।
हमको हुक्मरान बनने का मतलब खाली नेता बनना नहीं था, एमएलए एमपी मिनिस्टर बनना नहीं था। हुक्मरान बनने का मतलब था कि इंडस्ट्रियलिस्ट बनना है, बैंकर बनना है, सीए बनना है, लॉयर बनना है, जर्नलिस्ट बनना है। हमें देश में जब एक बार इतनी हताशा होती है देखकर, जब मैं टॉप से इसे देखता हूँ तो बाबा साहब का बात याद आ रहा है कि हमने बाबुओं को तोंद वाला जो है ना, बाबुओं का एक क्लास खड़ा कर दिया है। मतलब आपको अपने पॉलिटिकल एनिमीज आइडेंटिफाई करने नहीं आता है। जिसको देखिए गांधी पूना पैक्ट तो हो गया, अगर जगजीवन नाम नहीं रहता तो वो भी रिजर्वेशन लागू नहीं होता, नहीं पता है लोगों को। मैं कांग्रेस का आइडियोलॉग नहीं हूँ, एज ए हिस्टोरियन, एज ए एक्टिविस्ट मैं कह रहा हूँ। तो सबको देखिए, तो सबका अभी एजेंडा पे क्या है, कांग्रेस शत्रु नंबर 1, जिसने पूरा एक पब्लिक सेक्टर यूनिट बनाया, रिजर्वेशन लागू किया, सब जगह रिप्रेजेंटेशन की कोशिश की, स्पेशल कंपोनेंट प्लान लाया, वो शत्रु नंबर 1 है। अब बीजेपी जो कि उस सारे कार्यक्रमों को खत्म कर दिया, सारे कुछ को बेच दिया, वो इनका शत्रु नंबर 2 है। तो जिस समाज को अपने शत्रु नंबर 1 और 2 में फर्क करना नहीं पता हो, ठीक है साहब, तो उस समाज का बहुत मुश्किल है। पूरा दलित इस देश का एक इकट्ठा हो जाए, हम श्याम जी को कहते हैं पूरे दलित आपको नेता मान ले, आप सरकार बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। राजनीति में समझौते करने होते हैं, प्रेशर टैक्टिक्स होता है। बाबा साहब क्या किए, अंग्रेजों से लड़े, दबाव बनाए, थोड़ा सा कंसेशन, कांग्रेस से लड़े, सरकार में शामिल हुए, कंसेशन। यहाँ तो कहता हुक्मरान बनना है, एक ही दिन में प्रधानमंत्री बना भी दूंगा तो नहीं कुछ कर पाओगे, तुम्हारे पास एक्सपर्ट्स नहीं है, इंस्टीट्यूशंस नहीं है। तो ये बजट पे आज जो चर्चा चल रही है, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आप सुधर जाओ, अपने अपने बच्चों को बोलो बिजनेस विजनेस करें, सर आप मैनेजमेंट। मैं तो ढूंढ रहा हूँ कि जो IIM में SC ST OBC बच्चे पढ़ते हुए हैं कहाँ पे, मुझे ढूंढ के लाइए, उसको 25,000 करोड़ का मालिक बनाना चाहते हैं उसको। मैं बिजनेसमैन नहीं, वो आइडियाज़ तो दे सकता हूँ ना, वो मिलते नहीं मुझे। तो भाई सुधर जाओ, अपने बेटे को वकील बनाओ, बढ़िया सुप्रीम कोर्ट में 10 लॉयर हमारे पास नहीं है, गाउन फहराते हुए तड़ा अंग्रेजी बोलने वाले हैं, नहीं है, CA नहीं, इकोनॉमिस्ट नहीं। तो बजट पे आपको तो जितना एसोचैम और तमाम है, वो तो चर्चा भी नहीं करता है दलित के बारे में, क्योंकि हमने जो है ना सबको हुक्मरान बनना है, इस चक्कर में जो भी था उसको बेच दिया। अशोक जी, सर ये आप लोग सेमिनार कर रहे हैं आज प्री बजट, तो इसके जरिए आप लोग क्या सरकार से मिलेंगे, उनसे कुछ डिस्कशन करेंगे, कोई एजेंडा यहाँ से निकलेगा? लोगों से जो आप बात कर रहे हैं, राउंड टेबल मीटिंग में देख रहा हूँ हो रहा है, क्या निकला है? देखिए पहली बात तो इस कार्यक्रम का मैं समझता हूँ, थोड़ा सा आपको स्पष्ट कर दूँ, ये कोई पहला कार्यक्रम नहीं है। आप हर साल हम लगातार 20 साल से कर रहे हैं, और जो बातें आज रतन लाल जी कह रहे हैं वो हम 20 साल से कह रहे हैं। क्योंकि नैकडोर की स्थापना इसी बात के लिए हुई थी कि हमारे देश का जो इंटेलेक्चुअल है, हमारे देश का जो नेता है, हमारे देश की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, हमारे देश का जो बुद्धिजीवी है, जो सरकारी नौकर है, नौकरशाह है, वो लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे कि समाज के पास नेतृत्व की अथाह कमी है। जिस समाज के पास नेतृत्व नहीं होता है, सांसद बना लेना, MLA बन जाना नेतृत्व नहीं है, वो तो बनना ही। हाँ, वो तो हमको आरक्षण में बनेगा, तो बनना ही। तो मेरी समझ ऐसे, तो हम जो ये कार्यक्रम कर रहे हैं, हम लगातार इस बात पे दे रहे हैं कि हमारे विकास का जो पैसा है वो कहाँ जा रहा है, किसके पास जा रहा है, आपके पास क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि अगर आपके पास संसाधनों का इन्वेस्टमेंट नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ जैसे कि हम लोगों ने सरकार को ये कहा कि आप दलित वेंचर फंड बनाइए, 5 साल लगे सरकार को उसको एक्सेप्ट करने में। कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी को हमने लिख के दिया, हमने कहा कि आप वेंचर फंड बनाइए, वो नहीं बना पाए। लेकिन ये सरकार आई, इन्होंने फटाक से दलित वेंचर फंड बना दी, क्योंकि इनको उसको पॉलिटिकल वैल्यू पता है, ठीक है उससे। लेकिन मैं आपको बताऊं, कांग्रेस ने क्या, हम लगातार ये मांग कर रहे थे, हम डॉक्टर मनमोहन सिंह से मिले, हमने कहा इस कार्यक्रम से जो चीज़ें निकल कर आएंगी, मैं उसका आपको उदाहरण दे रहा हूँ। हमने उनको ये कहा कि देखिए, देश में सबसे बड़ी प्रोक्यूरमेंट एजेंसी, जो खरीदने वाली एजेंसी, वो भारत सरकार है। तो सरकार हमारे लोगों से क्यों नहीं प्रोक्यूर कर सकती है? अगर हमारे बिजनेसमैन को आपको चाहते हैं कि हमारे बिजनेसमैन पैदा हो, सरकार के पास हमारी निर्भरता कम हो, तो आप हमारे लोगों से कुछ खरीदने की पॉलिसी लाइए। हमने लिख के दिया है कि आप 50% प्रोक्यूरमेंट शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब वेंडर से कीजिए। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह क्या है, वो मेरी बात थोड़ी सी, उन्होंने कहा अच्छा ठीक है देखेंगे। तो उन्होंने मैं ये भी कहा कि भारती जी आप जानते नहीं आप क्या कह रहे हैं, ठीक है, बहुत कम बोलते थे,
लेकिन क्या हुआ कि 2011 में सरकार उन्होंने कहा कि हम लाएंगे लेकिन हम अपने तरीके से करेंगे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि हम माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज से 20% प्रोक्यूर करेंगे और उस 20% में से हम 20% जो प्रोक्यूर करेंगे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब वेंडर करेंगे। आज वो 6% प्रोक्यूरमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट शेड्यूल कास्ट शेड्यूल, ये हमारी जो हम 20 साल से जो कार्यक्रम कर उसका नतीजा है ये। तो ऐसे तो आज भी जो हम चर्चा कर रहे हैं, इस चर्चा से बहुत सारे साथियों ने, श्याम रजक जी ने और बहुत सारे साथियों ने बहुत ही कंक्रीट, बहुत ही ठोस सुझाव दिए हैं कि हमें सरकार से क्या मांग करनी चाहिए, सरकार से हमारी क्या अपेक्षा है। हम इन सारी अपेक्षाओं को दस्तावेज बना के बाकायदा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में देंगे। आपको पता होगा मैं प्री बजट मीटिंग में भी जाता हूँ, पर मैं प्री बजट मीटिंग में पहले मैं अकेला जाता था, पर इस बार मैंने सोचा कि प्री बजट मीटिंग तक तो बजट फाइनल हो चुका होता है, तब हमारे पास कुछ रहता नहीं, केवल वो एक पब्लिक ऑप्टिक्स रहती है कि फाइनेंस मिनिस्टर के सामने जाना है, मैं अपना कॉलर खड़ा कर लूँ, इतना काफ़ी है, एक सिंबॉलिक हो जाता है। लेकिन वो भी बजट बनाने की प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, ठीक है, और हम उस हिस्से का स्वागत करते हैं। हमने ये सोचा कि उस प्रक्रिया में जाने से पहले हम हर मिनिस्ट्री के दरवाजे पर, हमको पता होना चाहिए इस देश में 100 से ज़्यादा विभाग और मंत्रालय हैं जिनकी डिमांड्स ऑफ बजट में शामिल होती है। और हमको कितने विभाग और मंत्रालय देते हैं? 30, आदिवासियों के साथ 32-33 हैं। तो बाकी 70 विभाग और बाकी मंत्रालय तो हमारे लिए एक पैसा खर्च ही नहीं कर रहे, हमारे लिए एलोकेट ही नहीं कर रहे, और ये हमारे समाज में किसी को पता नहीं है, ना हमारे नेताओं को पता है, ना हमारे बुद्धिजीवियों को पता है, ना हमारे सामाजिक कार्यकर्ताओं को पता है, ना हमारे मीडिया को पता है। तो हमारा काम ये है कि ये जो 100 विभाग हैं, 100 मंत्रालय, हर विभाग और मंत्रालय में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जातियों की हिस्सेदारी तय हो। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, दलितों की स्थिति तो फिर भी बहुत अच्छी हो गई। ओबीसी जो कह रहे हैं कि हम 52% हैं, और मैंने प्रोफेसर दिलीप मंडल को बुलाया था यहाँ पर, वो गांधी जी को नहीं आ पाए किसी वजह से। हमारे साथी नितिन चौधरी, मैं आपको इनकरेज करूँगा आप उनसे बात करें, आपको यकीन नहीं होगा, इस 50% से ज़्यादा जो ओबीसी समाज की आबादी है उसके लिए लेस देन 1% बजट एलोकेशन होता है। दलितों का तो फिर भी 2% पहुँच गया। उसी में कह रहा हूँ, अशोक जी ऐड कर दे रहा हूँ, सारी ऊर्जा जो है हम लोग हुक्मरान बनने में लगा रहे हैं। हुक्मरान बनना है सबको, एकदम नेता, एमएलए, एमपी, मिनिस्टर बन जाएगा। समाज को लगता है कि उन्हें बंगला पर जाएंगे, लाल बत्ती वाला हमारे जात का वहाँ पे होगा, और सोएंगे, आराम से रेस्ट लेंगे। ये जो बात कर रहे हैं अशोक जी, जो 6% खरीदे, कहाँ बिजनेसमैन है मिडिल क्लास? कोई भी समाज में कैपिटलिज्म कैसे आया? ये मान लेना चाहिए कि समाजवाद नहीं है, कैपिटलिज्म है, तो मुझे कैपिटलिस्ट क्लास तैयार करना होगा। वो तैयार होता है इंटरप्रेन्योरशिप से। मुझे दिखाइए, जब हमारा ब्राइट स्टूडेंट्स ऑफ सरकार एक पोस्ट है, उसके लिए 1 लाख आवेदन जा रहा है, पूरी जवानी बर्बाद कर दे रहा है मुखर्जी नगर में या राजेंद्र नगर में तैयारी करने में स्टाफ सिलेक्शन का, और फेल होने के बाद डिप्रेशन में जाता है। बाबूजी खेत बेचवा के वहाँ 35 साल तक तैयारी करता रहता है। मैं ये कह रहा हूँ, जिस समाज में जीव कितना है, पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करता है जीव, और कैसे कैसे कैपिटल जमा किया यूरोप में, काम करके, मजदूरी करके, पूंजी इकट्ठा किया, आज पूरे दुनिया को कंट्रोल करता है। आपके समाज में जब तक इंटरप्रेन्योरशिप नहीं है, शुरू तो कीजिए। अरे ग्लोबल वर्ल्ड है, यहाँ नहीं ऑस्ट्रेलिया में जाके बिजनेस कर लोगे, पहले ऐसे लोग तो तैयार कीजिए। तो इनमें बहुत चुनौती वाला दौर है, और मैं बार बार अपनी आलोचना जब नहीं करेंगे, समीक्षा खुद नहीं करेंगे, जब हिस्टोरियन नहीं बनाएंगे तो अपना इतिहास कैसे लिखेंगे? तो जब समाजवाद आएगा तब बराबरी कर लेंगे, लेकिन पूंजीवाद है तो हमको पूंजीवादी लोग, हमको कैपिटलिस्ट लोग इसमें से क्रिएट करना होगा, तभी जाकर प्रोक्यूर कर पाएगा। नहीं तो डिक्की बना था, आजकल नज़र नहीं आ रहा है कहीं कोई भी। मैंने कुछ पूंजीपति हमसे मिले थे, हम बोले कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में चलिए और हम लोग एक दिन का सेमिनार करते हैं कि दलितों का बजट में क्या हो, कैसा हो दलितों का बजट। ये पूछिए ना, हाँ। उनके CSR में वो कितना पैसा दलितों के तो दे रहे समझ रहे हैं। तो हमें अभी 25,000 करोड़ वाला चाहिए एकाध, उसको तैयार करना होगा। और ऐसे भागने सरकारी नौकरी खत्म हो रही है, कई सांप बिल में घुस गया, डंडा पीट रहे हैं उसमें। आपका आखिरी कमेंट इस पूरे मुद्दे पर? मैंने जो पहले कहा था वही बात है कि सही में बजट का तो एक हिस्सा, और मेरा साफ कहना है, ये बात रतन लाल जी कह रहे हैं कि एंटरप्रेन्योर बनिए, बिजनेसमैन बनिए, लेकिन वो कब बनेगा? शिक्षा ग्रहण करेगा तो। और हमारा शिक्षा स्तर अभी भी बहुत, हमारा ड्रॉप आउट आप देखेंगे तो गांव से शहर तक में जो दलितों का ड्रॉप आउट है वो सबसे ज़्यादा है। आप इस बात को स्वीकार भी करिए, ड्रॉप आउट है, उस पर भी हम लोग को मेहनत करना होगा कि हम शिक्षित बने। बाबा साहब भी कहा करते थे, तो हम सिर्फ बाबा साहब का यशोगान करें, नाम लें, और हम उनके जो विचार हैं उसको हम अपने अंदर समाहित नहीं करेंगे, फिर नहीं होगा।
तो बजट के पूर्व ये बातें हों, लेकिन शिक्षा पर हमारा सबसे ज़्यादा ज़्यादा, जोर देना चाहिए। और definitely। शिक्षित जब होंगे तो ठीक है, आज हुक्मरान बनने की लालसा हो रही है, मैं निराशावादी नहीं हूँ। कल वो इंटरप्रेन्योर भी बनेगा, क्योंकि उसके सामने जब दूसरे रास्ते होंगे उस रास्ते जाएगा। क्योंकि हमारे जो बहुत हज़ारों वर्षों की गुलामी है, उनकी जो रहा है, जो हुक्मरान को देखा है, जो नज़दीक से देखा है, वो उसी होड़ में है कि हम भी हुक्मरान हो जाए। इंटरप्रेन्योर की तरफ उसकी ध्यान ही नहीं गया है। तो जब वहाँ से भटकेगा जाएगा तो लोग उधर भी जाएंगे, मैं इतना आशावादी हूँ। लेकिन उससे पहले शिक्षित होना होगा। समाप्त करेंगे कि मैं खत्म कर दो। हाँ सर, आप कुछ जोड़ना मैं चाहेंगे? एक बात ये बता दूं कि एंटरप्रेन्योरशिप पे बात हो रही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ 2014 में ये सरकार आई तो अरुण जेटली वित्त मंत्री थे। तो प्री बजट मीटिंग थी और शायद वो पहली मीटिंग थी जिसमें वित्त मंत्री ने देश के आर्थिक परिदृश्य को नहीं रखा था। पता नहीं आजकल रखते नहीं रखते, लेकिन हमने उनमें कहा कि देखिए साहब, ये अवसर कम हो रहे हैं और ये अवसर बढ़ेंगे नहीं। केक का साइज तो श्रिंक हो रहा है क्योंकि इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है। हमने उनको कहा कि आप हमारे व्यक्तियों को लोन दे दीजिए, हम एंटरप्रेन्योरशिप खड़ी कर देते हैं। वो नहीं मिल रहा है। नहीं, उसके बाद क्या हुआ, सरकार ने बहुत सारी स्कीमें बनाई, मुद्रा लेकर आए, ये लेकर आए, लेकिन हमें ये समझना है कि वो जो स्कीम को लागू करने वाली एजेंसियां हैं, क्या वो स्कीम को लागू करने वाली एजेंसियों का दलितों के साथ कोई तेल माल है, दलितों के संगठनों के साथ कोई तालमेल है? तो सब चीज़ें जो हैं हमारे यहाँ आइसोलेशन में चलती है। और हमको एक बात समझना है कि वाई वी आर फेलिंग, हम दलितों के, आदिवासियों के विकास में फेल क्यों रहे। उसकी वजह ये है कि हमारे देश की ब्यूरोक्रेसी का जो स्टील फ्रेम, जो हमारे देश के ढांचे का जो स्टील फ्रेम है, वो अभी भी 70% स्टील फ्रेम जो है जंग लगे हुए पुरातन विचारपंथी वाले समाज के, सवर्ण समाज का बना हुआ है। जब तक ये जंग लगा हुआ सवर्ण समाज अपनी दिमाग और दृष्टि को नहीं बदलेगा, तब तक भारत का जो स्टील फ्रेम का ढांचा जो एकदम जंग लग चुका है, जो सड़ चुका है, वो इस देश को गर्त में ले जा रहा है। नया स्टील तो दलितों से आएगा, आदिवासियों से आएगा, पिछड़ी जातियों से आएगा, महिलाओं से आएगा। वो स्टील हमारी ब्यूरोक्रेसी में कैसे आए, ये हमारी चिंता का बड़ा विषय होना चाहिए। उससे ऐड कर दे रहा हूँ सिर्फ एक लाइन। ऐसा है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है पॉलिटिकल विल पावर की कमी। जिस स्टील फ्रेम की बात हो रही है ब्यूरोक्रेसी आईएएस का, ये पहले सरकारें डरती थी। नरेंद्र मोदी सरकार ने इनको भी औकात में ला दिया है, लैटरल एंट्री कर दिया है। अगर आज किसी स्टेट का सीएम, आप देखिए झारखंड में हुआ ना, हेमंत सोरेन ने बढ़ा दिया, 70% आरक्षण कर दिया। तो जिसके अंदर पॉलिटिकल विल पावर होगी ना, ये एजेंडा लागू करेगा और खेल जीत भी लेगा। ये पॉलिटिकल विल पावर की बात है।